नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय माता जी। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, टेस्ट आप लगातार दे रहे होंगे टेलीग्राम के अंदर, और अगर नहीं दे रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी टेस्ट देना ज़रूरी है। हमने मारवाड़ स्टार्ट कर दिया था, कल भी टेस्ट आपके अपलोड हुआ था इंडिया का और राजस्थान का। तो अपने चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, इसको सभी जाकर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने कांटेक्ट के साथ, जहाँ लोग आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं और सीरियस अगर तैयारी करना चाहते हैं और नौकरी लगने का प्रबल दावेदार बनना चाहते हैं तो टेस्ट ज़रूरी है। इसीलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर इनसे ज्वाइन करवाएं। तो कल हमने बात किन की थी, कल हमने मालदेव जी के बारे में बात की थी, ठीक है। तो मालदेव जी के बारे में कल हमने गिरी सुमेल का युद्ध किया था। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 के अंदर हुआ, शेरशाह सूरी और मालदेव जी के बीच में। मालदेव जी के वीर सेनापति कौन थे? जेता जी और कुंपा जी। जेता कुंपा ने पराक्रम दिखाया अपना और सूरी को इस युद्ध के अंदर लगभग हरा दिया था, लेकिन बाद में कौन सा सैनिक था जो नई टुकड़ी लेकर आ जाता है? जलाल खां। और सूरी ने इस युद्ध के बाद में क्या कहा था? बोलियो सूरी बेन यू गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। क्या कहा कि इस यहाँ एक बाजरी होती है इस मारवाड़ के अंदर, सिर्फ इस बाजरी के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। तो ये आपके शेरशाह सूरी ने इस गिरी सुमेल युद्ध के बाद में ये बात कही है, ठीक है। गिरी सुमेल युद्ध के बाद में जोधपुर का प्रशासक तो ख्वास खां को नियुक्त कर दिया, ठीक है। और मालदेव आप सिवाना बाड़मेर चला गया। जोधपुर के राठौड़ों की शरण स्थली कौन सी है? आपके सिवाना बाड़मेर। बाद में 1545 के अंदर कालिंजरा के अंदर तोप के फटने से, जब वो शेरशाह सूरी तोप चला रहा था तो तोप कोई गई नहीं और वहीं पे फट गई, इस कारण शेरशाह सूरी का असमय निधन हो गया और मालदेव वापस आकर जोधपुर सभी को जीत लेता है, ठीक है। इसके बाद में हमने बात की कि 1557 के अंदर हरमंडा के युद्ध के अंदर उदय सिंह जी को, मेवाड़ के उदय सिंह जी थे, उनको मालदेव ने हराया। मालदेव हशमत वाला बादशाह कहते हैं। किसने कहा? अबुल फजल और निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। बाद में मैं बात की थी मालदेव जी ने 4 किले बनाए थे, रिया, मेड़ता, पोकरण, सोजत, ठीक है। ये किले बनाए थे ना आपके मालदेव जी ने। मालदेव जी को हिंदू बादशाह और कहते हैं, ध्यान रखना, हिंदू बादशाह। फ्रांसी इतिहासकारों ने कहा है भाई, हशमत वाला बादशाह कहा है और हिंदू बादशाह भी मालदेव को कहा है। मालदेव मारवाड़ का पितृहंता है, इसने अपने पिताजी गंगा जी की हत्या की थी ना। ये सब बातें आप रिकॉल करते रहना। और हमने इनके दरबारी के बारे में बात की थी, तो दरबारी आप बताओ कौन है? एक तो दरबारी हमने बात की थी आपके आसानंद जी। आसानंद जी ने क्या लिखा? बागा भारमल्लीरा दूहा, बागा भारमल्लीरा दूहा उमादेव भटियाणी कवित गोगा जी की पेड़ी। और हमने ईश्वरदास जी बारट के बारे में की था। ईश्वर जी क्या, ईश्वर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं ईश्वर? कुंडलियां, आला जलारी कुंडलियां। ईश्वरी कौन है? देव है देवियाण, और ईश्वरी हरि है हरिरस, ठीक है। तो इतनी ही शायद हमने बात की थी। बाद में मालदेव जी के 4 पुत्र बताए थे आपको, बड़े बड़े राम सिंह जी को गुंदोज दे दिया था, ठीक है। और सेकंड नंबर आपके राव चंद्रसेन, तो राव चंद्रसेन को जोधपुर दिया था, अगला राजा बनाया था। बाद में हमने तीसरे पुत्र की बात की, वो है आपके उदय सिंह जी। उदय सिंह जी को आपको दे दिया फलोदी और रायमल जी को दे दिया सिवाना, ठीक है। तो आगे क्या बात होती है वो आज हम करते हैं। तो दोस्तों, आपके ये जो राम सिंह है, राम सिंह को दे दिया गुंदोज, राम सिंह को दे दिया गुंदोज। और मालदेव जाते जाते राजा बना गए आपके राव चंद्रसेन जी को, ठीक है। राव चंद्रसेन जी को आपके जोधपुर दे दिया था ना, राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन जी को दे दिया था आपके जोधपुर, ठीक है। 1562 के अंदर मालदेव की मृत्यु हो गई, मालदेव की मृत्यु।
ठीक है। तो बड़ा पुत्र तो ये था राम सिंह। राम सिंह ने कहा भाई हक तो मेरा है जोधपुर पर, लेकिन ये योग्य थे। रावचंद्र सेन जी के मन के अंदर देश की प्रति भावना थी, देश को स्वतंत्र रखने का, मतलब जो महाराणा प्रताप के अंदर जो विशेषताएं थी उन वैसी विशेषता रावचंद्र सेन जी की थी। और मालदेव जी ने इनको ही योग्य माना और इन्हें ही अगले मारवाड़ की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी देकर गए थे। लेकिन राम सिंह को ये बात अच्छी नहीं लगी और ये क्या करा, ये गया आपके अकबर के पास। ये सीधा रवाना हो गया, ये कहा अपन तो अकबर के पास जाएंगे। तो आपको पता ही है इस समय अकबर था आपके आपके हिंदुस्तान का बादशाह। तो ये आ गया अकबर के पास। कौन आ गया? राम सिंह। तो अकबर ने अपने एक हुसैन कुली खां नाम का एक सैनिक था, एक इसका बढ़िया सेनापति था, इसको कहा कि भाई इस राम सिंह की जाकर सहायता करो। रावचंद्र सेन हमारी अधीनता स्वीकार करने के मूड में नहीं है, ये हमारी अधीनता स्वीकार कर लेगा, इसने बात कर ली है। इसने जाकर कहा कि आप मेरे भाई को हटाओ और मुझे बना दो, जोधपुर की अधीनता हम स्वीकार कर लेंगे। तो अकबर ने कहा हुसैन कुली खां जा इस राम सिंह की मदद कर। तो ये हुसैन कुली खां और आपके हुसैन कुली खां और राम सिंह दोनों मिलकर आ जाते हैं जोधपुर पर आक्रमण करने। ठीक है। तो यहाँ बड़ी सेना लेकर आते हैं। तो रावचंद्र सेन जी क्या है, इस युद्ध में हार जाते हैं और रावचंद्र सेन जी यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? भादराजून जालोर। भादराजून जालोर, ये कहाँ है? जालोर के अंदर है। यहाँ चले जाते हैं। इस राम सिंह को यहाँ राजा बना दिया जाता है। ठीक है। तो पहले आप इतनी बात लिख लो, अगले राजा की हेडिंग डालो। पहले कौन है? रावचंद्र सेन। तो दोस्तों जैसे ही वीडियो शुरू होती है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर किए, लाइक किए बिना मत जाया करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। तो अभी हम राजा किन की बात कर रहे हैं? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन 1562 से लेके आपके 1581 तक मारवाड़ की शोभा बढ़ाई इन्होंने। रावचंद्र सेन की एक माता थी, माता ने एक काम किया था, स्वरूप दे झाली। स्वरूप दे झाली मालदेव की पत्नी हो गई, पिता तो मालदेव है इसलिए। इन स्वरूप दे झाली ने जोधपुर में बहू जी का तालाब बनाया था। बहू जी का, बहू जी तालाब बनाया। बहू जी का तालाब बनाया किसने? स्वरूप दे झाली ने। ठीक है। राम सिंह लिखे आप, राम सिंह अकबर के पास जाता है। अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण करता है। हुसैन कुली खां को भेज देता है जोधपुर आक्रमण करने। तो रावचंद्र सेन जी, रावचंद्र सेन जोधपुर से भादराजून जालोर में है। ये भादराजून जालोर चला जाता है। तो इसका राम सिंह तो चला गया अकबर के पास, और इनके एक भाई उदय सिंह जी थे ना, उदय सिंह जी भी अकबर के पास चला गया। उदय सिंह जी दोनों भाई ऐसे सोच रहे हैं कि अभी रावचंद्र सेन तो चला गया, अब जोधपुर हमें दे दे। राम सिंह सोच रहा है मुझे दे दे, उदय सिंह सोच रहा है मुझे दे दे। तो दोनों ही फुल चापलूसी कर रहे हैं अकबर की। अकबर के पीछे आगे पीछे पूंछ हिला रहे हैं कि ये मुझे जोधपुर दे दे। तो उनके बीच में भी ऐसे थोड़ा टकराव होने लग गया। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगाना, रावचंद्र सेन जी जोधपुर हार तो जाते हैं लेकिन बाद में भादराजून जाते हैं, और पहाड़ियों के अंदर रहकर, जिस प्रकार महाराणा प्रताप पहाड़ियों के अंदर
गोरिल्ला युद्ध नीति मतलब छापामार युद्ध नीति से युद्ध करते थे ना, ठीक उसी प्रकार ये महाराणा प्रताप से पहले ये संघर्ष करना इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है ना। तो ये इसलिए तो हमें इन्हें कहते हैं मारवाड़ का प्रताप अग्रगामी, प्रताप के अग्रगामी। किसने कहा है? विश्वनाथ रेऊ ने। प्रताप के अग्रगामी मतलब प्रताप के पथ प्रदर्शक भी इनको कहते हैं, प्रताप के पथ प्रदर्शक, प्रताप को राह बताने वाले, क्योंकि ठीक प्रताप से पहले इन्होंने वैसा ही संघर्ष कर लिया था। लेकिन हमारे राजस्थान के इतिहास के अंदर इनके बारे में इतना कुछ नहीं बताया जाता है जितना महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है। ठीक इसी कारण विश्वनाथ रेऊ जी ने कहा है ये तो राजस्थान के भूले बिसरे राजा हैं। क्या है? राजस्थान के भूले बिसरे राजा हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम महाराणा प्रताप की इज्जत करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें राव चंद्र सेन की भी स्मृतियां हमारे मन के अंदर रखनी चाहिए। ये भी बड़े ही पराक्रमी शासक हुए हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने अंतिम समय तक संघर्ष किया था। तो राव चंद्र सेन जी जोधपुर से भादराजून चले जाते हैं और वहां जंगलों के अंदर रहकर आपके संघर्ष करते हैं। तो राजस्थान का पहला शासक या मारवाड़ ऐसे कह लो बोले, मारवाड़ का पहला शासक जिसने किलों को छोड़ जंगलों में युद्ध किया। मारवाड़ का पहला शासक जिसने किलों को छोड़कर जंगलों में युद्ध किया, मतलब किलों की महत्वता को छोड़कर जिसने जंगलों को, पहाड़ियों को अधिक महत्व दिया और जंगलों के अंदर युद्ध करना अच्छा माना कि भाई जंगलों के अंदर हम छुप कर, पेड़ों के ऊपर बहुत बड़ी सेना आ जाए तो हम उसका सामना कर सकते हैं। तो जंगलों के महत्व को मानने वाला पहला मारवाड़ का शासक राव चंद्र सेन था। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा पहला शासक है जिसने आपके किलों को छोड़कर जंगलों के महत्व को समझा था। ठीक है, और यहां से अपना युद्ध जारी रखा। ठीक है, इस प्रकार ये युद्ध चलता गया। बाद में अकबर ने 1570 के अंदर एक नागौर दरबार लगवाया। ठीक है, नागौर दरबार लगवाया और नागौर दरबार का उसने उद्देश्य तो ये रखा कि भाई उस समय राजस्थान के अंदर अकाल पड़ा हुआ था, तो अकाल राहत कार्यों के लिए उसने ये क्या किया, इस नागौर दरबार का आयोजन करवाया। अकाल राहत कार्य, नागौर दरबार बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले एग्जाम उठाकर देखोगे तो आपको बहुत पेपरों के अंदर ये मिलेगा। नागौर दरबार, ये अकबर का नागौर दरबार है 1570 के अंदर। उद्देश्य क्या है? अकाल राहत कार्य। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था? वास्तविक उद्देश्य क्या था? ये तो एकदम औपचारिक था, इसलिए दिखावे के लिए हम कोई काम करते हैं ना, उसके पीछे हमारा मेन कारण तो कुछ और होता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हम कोई और चीज सामने रखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ये अकाल राहत कार्य का तो सिर्फ नाम था। अकाल राहत कार्य के तहत इसने नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब बनाया। कौन सा? शुक्र तालाब बनाया। ठीक है ना, अकबर ने बनाया ये शुक्र तालाब। किसमें? नागौर में, अकबर ने। तो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी तो भाई करनी पड़े। अगर लोगों की इतनी बड़ी घोषणा कर दी भाई मैं तो अकाल राहत कार्य के लिए नागौर दरबार लगाया, तो ऐसे कुछ दिखावापना तो करना पड़े। लेकिन उस दिखावे के लिए इसने एक तालाब बना दिया, शुक्र तालाब। और वास्तविक उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार कराना। तो राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार ये आपके कराना चाहता था। तो पहला शासक जिसने नागौर दरबार के अंदर आपके अधीनता स्वीकार करी है वो कौन है? बताइए आप। पहला शासक जिसने नागौर दरबार के अंदर आपके अधीनता स्वीकार की है, पहला शासक
जिसने नागौर दरबार के अंदर अधीनता स्वीकार की अकबर की, वो पहला शासक है आपके कल्याणमल। कल्याणमल बीकानेर। ये वही है जो शेरशाह सूरी के पास गया था मालदेव के खिलाफ गिरी सुमेल की युद्ध के लिए। ठीक है, तो भाई कोई भी काम होना अधीनता वाला हो, तो अपने बीकानेर के राजा अधीनता स्वीकार करने में आगे ही रहते थे। ठीक है, तो ये आप वहां पे पढ़ोगे दूसरी जगह पर भी, तो बहुत जगह अपने को ये मिलेगा। तो ये पहले शासक आ गए कल्याणमल जी का, भाई हम आपकी अधीनता के अंदर है, हमारे पर आक्रमण मत करना। दूसरे शासक आए, वो थे राय भाटी। ये भाटी कौन से थे? जैसलमेर के थे ना भाटी, जैसलमेर चंद्रवंशी, खुद को कृष्ण भगवान की संतानें मानते हैं, हर्राय भाटी। बाद में आपके आगे, बाद में एक आपके आए थे मेड़ता के थे, मैंने आपको बताया था मेड़ता के इस कल्याणमल के ही साथी थे। कौन थे इस कल्याणमल के साथी? उस गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर आए थे ना, बीरमदेव मेड़तिया, दोनों गए थे शेरशाह सूरी के पास। तो तीसरा आ गया आपके बीरमदेव मेड़तिया, बीरमदेव मेड़तिया या राठौड़, बीरमदेव मेड़तिया। मेड़ते इसलिए कहते हैं क्योंकि मेड़ता के शासक थे, तो वैसे तो ये राठौड़ आई नागौर। ठीक है, और चौथा ये आपके मोटा राजा उदय सिंह, ये वही है उदय सिंह आपके रावचंद्र सेन जी का भाई, ये रावचंद्र सेन का ही भाई है। ठीक है ना, इसने कह दिया कि अकबर जी मैं जोधपुर की तरफ से अधीनता स्वीकार करता हूँ। तो अकबर ने कहा भाई कहाँ का जोधपुर, अभी तक तेरे को है कहाँ जोधपुर? जोधपुर तो रावचंद्र सेन के पास है, अभी तक वो हमारी पकड़ के अंदर आया नहीं है। तो इसने कहा छोड़ो उसको तो, और वो इधर उधर कहीं घूमता, मेरे को बना दो और मैं अधीनता स्वीकार करता हूँ। तो इसने ना जोधपुर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इस समय राजा नहीं था। तो इस नागौर दरबार के अंदर आपके रावचंद्र सेन जी भी आए थे, रावचंद्र सेन भी इस नागौर दरबार के अंदर आए थे। आकर उन्होंने देखा कि भाई इस अकबर का जो झुकाव है वो तो मेरे भाई राम सिंह और उदय सिंह की तरफ ज़्यादा है। रावचंद्र सेन जी आए थे क्योंकि 7-8 साल हो गए उनको लड़ाई करते हुए, ये भी थोड़ा इन्होंने सोचा कि क्या है चलो स्वीकार कर लेते अधीनता। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्या पता मेरे को जोधपुर दे दे, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब इन्होंने अकबर को देखा कि ये तो भाई उदय सिंह के पक्ष में ज़्यादा है राम सिंह के, तो ये वहाँ से क्या है, इनका बाद में ऐसा लगा नहीं छोड़ो अपन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से बिना अकबर से मिले, बिना अधीनता स्वीकार करे सीधे 2 मिनट के लिए आए और वापस चले गए। ठीक है, ये बात आप लिख लेना भाई। रावचंद्र सेन भी नागौर दरबार के अंदर आए, परंतु अकबर का झुकाव उसके भाई उदय सिंह और राम सिंह की तरफ देखते हुए वापस नागौर दरबार में बिना अकबर से मिले, बिना अधीनता स्वीकार करे नागौर दरबार से चले गए। ठीक है, ये आपके नागौर दरबार से चले गए। और जब भाई लड़ाइयाँ होती है तो रुपया का भी नुकसान होता है, सैनिक जनहानि भी होती है, लोग भी मरते हैं, सब चीज प्रकार से हानि होती है। तो रुपए की जरूरत हो तो रावचंद्र सेन जी के पास क्या है, लड़ते लड़ते नए हथियार भी बनाने पड़ते हैं भाई। कुछ हथियार नई सेना के लिए, खाना पीना, नए हथियार, उनके रहने का खर्चा सैनिकों के लिए भी, तो रुपए की आवश्यकता होती है। तो पोखरण का दुर्ग बनाया था ना इनके पिताजी राव मालदेव जी ने, तो इन्होंने पोखरण का दुर्ग है वो जैसलमेर का ये था ना राय भाटी, इस राय भाटी को 1 लाख फतिये के अंदर बेच दिया। रावचंद्र सेन ने पोखरण का किला 1 लाख फतिये उस समय की भाई करेंसी थी। जैसे अभी रुपया चलता है ना, उस समय फतिये चलते थे। हम जब सिक्कों का पाठ पढ़ेंगे ना, कॉइन्स का, तो उसके अंदर सारे राजस्थान के सिक्के लिखा देंगे। जैसे आपको लिखाया था भाई प्रतापगढ़ के अंदर सालिम सिंह ने सालिम शाही सिक्के चलाए, मेवाड़ के अंदर आपको लिखाया था स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए, जिसके एक तरफ दोस्ती लगन और दूसरी तरफ चित्रकूट लिखा था। तो वे सारे सिक्के का हम टॉपिक अलग से करेंगे। ठीक है, तो जितने बीच में याद हो रहे हैं उतने ठीक है। रावचंद्र सेन ने पोखरण का किला 1 लाख फतिये में हर्राय
भाटी को दे दिया। ये हर्राए भाटी भाई जैसलमेर का, अभी बताइए था आपको, लिख लेना यहाँ पे भी। रावचंद्र सेन ने पोखरण का किला 1 लाख फतेह में हर्राए भाटी को बेच दिया क्योंकि रुपए की आवश्यकता थी। बाद में इनके बीच में ना कोई चीज से कोई बात हो गई इनके बीच में, इससे विवाद भी होने लग गया और ये विवाद जाकर मुगल बादशाह शाहजहां बनाना, उस समय जाकर इस पोखरण विवाद सलटा। शाहजहां के समय पोखरण किले का विवाद समाप्त हुआ। और विवाद किसके बीच में था? जोधपुर और जैसलमेर के बीच में था ना, जोधपुर व जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर के बीच में था। शाहजहां कब बना? शाहजहां आपके 1627 से लेके 1658 तक था, शाहजहां का शासनकाल है ये, ठीक है। तो इस शाहजहां के शासनकाल के अंदर आपके ये पोखरण के किले का जो इनके बीच में बातचीत हो गई, कुछ आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई, तो इसका आपके समाप्त किसने किया? शाहजहां के शासनकाल के अंदर हुआ है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और इसका फल आपको पेपर के अंदर जरूर मिलेगा। जब आप पेपर दोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारे नोट सही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को जब देखते हो तो शेयर करते रहिए और कहे दोस्तों को कि आप ये क्लास देखो। रावचंद्र सेन जी के बारे में बाद में, रावचंद्र सेन अपने अंतिम समय में ना, अंतिम समय रावचंद्र सेन सारण की पहाड़ी, ये सारण की पहाड़ियाँ कहाँ है? पाली के अंदर है। अंतिम समय रावचंद्र सेन सारण की पहाड़ियों में बिताया। रावचंद्र सेन, अंतिम समय रावचंद्र सेन, ये समय लिख लेना आप, अंतिम समय रावचंद्र सेन जी ने सारण की पहाड़ियों के अंदर ही बिताया, ठीक है, क्योंकि जोधपुर पर तो इनका कब्जा हो रखा था। तो रावचंद्र सेन अपना अंतिम समय सारण की पहाड़ियों में बिताया और 1581 में सचियाप पाली के अंदर ही है, सचियाप नामक स्थान पर निधन हो गया, ठीक है। सचियाप नामक स्थान पर रावचंद्र सेन जी का क्या हो गया? निधन हो गया। तो यहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है और यहीं पर उनकी छत्री है रावचंद्र सेन जी की, ठीक है। रावचंद्र सेन जी की समाधि है, समाधि यही है आपके सचियाप पाली, इनके अंदर मृत्यु की छत्री भी यही है। छत्री क्या है? ऐसे कभी कभी किले के अंदर 1-2 और बना देते हैं, तो जोधपुर में भी हो सकती है। मेन आपको सचियाप पाली ध्यान रखना है। अकबर ने रावचंद्र सेन जी की मृत्यु पर कहा था कि खुदा ने इसे नूर तो बख्शा परंतु किस्मत नहीं। रावचंद्र सेन जी थे ना, वो बहुत सुंदर राजा थे, ठीक है। तो अकबर ने जब पता चला कि रावचंद्र सेन जी जो मारवाड़ वाले हैं, अपने अधीनता स्वीकार की नहीं और इधर उधर भटकते भटकते पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया, तो वही रावचंद्र सेन जी को अकबर ने कहा था कि खुदा ने इसे नूर तो बख्शा लेकिन किस्मत नहीं। अकबर ने क्या कहा? खुदा ने इसे नूर यानी सुंदरता होता है, खुदा ने इसे नूर तो बख्शा परंतु भाग्य नहीं, ठीक है। तो रावचंद्र सेन जी, और 1572 के अंदर नागौर दरबार हुआ ना, उस नागौर दरबार के अंदर अकबर ने राजा तो बना दिया, एक प्रकार से मोटा राजा उदय सिंह को घोषित कर दिया। वो मोटा था भाई, जब लाइन में खड़ा था ना नागौर दरबार में, तो जब पेट इतना आगे था,
ऐसे आगे पीछे हो तो आगे वाले को धक्का लगे, आगे वाले और आगे वालों को धक्का लग जाए, पीछे हो तो पीछे वालों को। तो सभी ने कह दिया भाई ये मोटा राजा कहाँ का है, बड़ा मोटा है भाई, ये इतना इसका पेट आगे, ये कहाँ का मोटा राजा है। क्योंकि सभी राजा आए थे उस समय, तो अकबर ने इसको इसलिए उसे मोटा राजा कहते हैं, ठीक है। तो अकबर ने उस 1570 के अंदर 1570 में नागौर दरबार 1570 नागौर दरबार में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। औपचारिक रूप से था, ठीक है ना। 1570 नागौर दरबार में अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का, लिख लेना यहाँ पर, औपचारिक है, औपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक क्यों है, क्योंकि अभी तक रावचंद्र सेन जी जिंदा थे, मृत्यु तो 1581 के अंदर हुई है, तो इन्होंने कह दिया भाई राजा तू ही बनेगा। और 1572 के अंदर जोधपुर का प्रशासक बीकानेर के रायमल को नियुक्त कर दिया था। इस कल्याणमल आया था ना, सबसे पहले दीनता स्वीकार की थी, तो उस कल्याणमल का पुत्र हुआ था राय सिंह, उस राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया 1572 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना साल। 1572 में अकबर ने कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। जोधपुर का क्या बना दिया भाई, प्रशासक बना दिया, आपके जोधपुर का प्रशासक बना दिया, किसे, इस राय सिंह। तो रावचंद्र सेन जी के बारे में हमें इतनी बात ध्यान रखनी थी, ठीक है। बड़े पराक्रमी शासक थे इन्होंने, मारवाड़ के अधीन था, अपने पिताजी का गौरव, मालदेव जी के गौरव की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दूसरे भाई थे वो बेलखने निकल गए, जा कर क्या है, खुद के भाई की तो मदद की नहीं और दुश्मनों के साथ मिल गए। तो जब भाई भाई के खिलाफ हो जाता है तो हालत तो आपको पता है खराब होती है। अब रावचंद्र सेन जी के बारे में बाद में आप देखो, मोटा राजा उदय सिंह, ये 1583 से लेके 1595 और 1581 से 1583 तक अकबर ने जोधपुर को खालसा घोषित किया। खालसा मतलब यहाँ का कोई राजा नहीं है, ये केंद्र के अधीन भूमि है, केंद्र के अधीन भूमि। जैसे अपने संविधान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं ना, राष्ट्रपति शासन, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति ही आपके मेन होता है। तो इसी प्रकार ये है कि यहाँ का कोई राजा नहीं है, ये 2 साल तक इम्पोर्टेंट है। खालसा ये जेल परेरी के अंदर 2017-18 के अंदर पेपर हुआ था, उसके अंदर ये पूछा था कि जोधपुर को खालसा किस वर्ष में घोषित किया गया था। ये 2 साल जोधपुर खालसा भूमि थी। लेकिन बाद में राय सिंह के कहने पर 1572 के अंदर राय सिंह आपके जोधपुर का प्रशासक नियुक्त हुआ था। तो राय सिंह के कहने पर राय सिंह जी ने कहा आप मोटा राजा उदय सिंह जी को पहले आपने उधर 1570 में कहा था, आप भूल गए क्या, अभी आप इनको राजा बना दो, ठीक रहेगा, ये अपने अधीन ही है, अपना ही आदमी है। तो 1583 के अंदर बाद में अकबर ने इस मोटा राजा उदय सिंह को क्या कर दिया, जोधपुर का राजा बना दिया। ये मोटा राजा उदय सिंह बड़ा ही फर्जी राजा था भाई, ठीक है। इसने अपनी बेटी का विवाह है ना इस अकबर के पुत्र जहांगीर से कर दिया। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई अपनी पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई भी कहते हैं, जोधाबाई
जिसे क्या कहते हैं, जोधाबाई भी कहते हैं। अभी क्या है, फिल्मों के अंदर अपने ये जो बॉलीवुड वाले हैं, इनको इतिहास नाम की कोई चीज़ तो पता है नहीं। अभी आप देख लो भाई, बाजीराव मस्तानी बनाई तो इस प्रकार से बना दी, जोधा अकबर फिल्म बनाई थी वो तो इतिहास पर कहीं कुछ खड़ी नहीं है, कोई प्रकार का उसके अंदर असली बात तो है ही नहीं। जोधाबाई ये जगत गोसाई को कहते थे, लेकिन वहाँ पर ना हरकाबाई का विवाह हुआ था, भारमल की पुत्री हरकाबाई था, उसको जोधाबाई बना दिया। कोई मतलब इतिहास बिना पढ़े लिखे फिल्म बना देते हैं और कुछ ही लोग उनका विरोध करते हैं। तो हमारे इतिहास के साथ जब खिलवाड़ हो तो हमें बिल्कुल उन चीज़ों का विरोध करना चाहिए। इतिहास के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इतिहास जैसा है बिल्कुल वैसा ही बताना चाहिए। तो हमें अपने, क्योंकि अगर हम विरोध करें भी क्यों, तो हमें तो पता भी नहीं है हमारा इतिहास है क्या। जो हमें इन लोगों ने पढ़ाया वही हमने पढ़ लिया। अकबर अगर महान थे तो महाराणा प्रताप कौन थे? अकबर ही अगर महान थे तो महाराणा प्रताप क्या थे? तो हमें इतिहास के बारे में हमें गौरव होना चाहिए, इतिहास के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये किसी और का नहीं, हमारा ही इतिहास है। तो जब हमें जानकारी होगी तभी तो हम सही को सही, गलत को गलत कह पाएंगे। तो इन्हें जोधाबाई कहते थे। और इसका विवाह है ना, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर को सलीम कहते थे बचपन के अंदर, शेखू बाबू कहता था ये अकबर, विवाह जहांगीर से करवा दिया इसने, ठीक है। ये इसने मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर सलीम से करवा दिया, ठीक है। इतनी बात हमने मोटा राजा उदय सिंह जी के बारे में करनी थी। अब इस मोटा राजा उदय सिंह ने एक बार आपके किस पर आक्रमण कर दिया? इसने आपके सिवाना बाड़मेर पर। तो उसकी बात करते हैं। देखो, (1584) में इस उदय सिंह ने सिवाना 1584 में उदय सिंह ने सिवाना के कल्ला राय मलोत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और इस 1584 में सिवाना बाड़मेर का दूसरा शाखा हुआ। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1308 में। कौन था? सातल देव था उस समय, सातल देव, जोधपुर वाला नहीं, ये एक और सातल देव था। यहाँ सिवाना बाड़मेर में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा, ठीक है। यह आप एक प्रकार से लिस्ट बना लो यहीं पे ही कि अलाउद्दीन खिलजी ने ना, ये तो ठीक है आपने लिख लिया अलाउद्दीन खिलजी ने, ये बात आप लिख लो। अलाउद्दीन खिलजी ने आपके राजस्थान पर है ना 5 शाखे करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 5 शाखे कराए। 5 शाखे हो गए थे भाई अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण। पहला कब हुआ? 1301। ये किसका है? रणथंभौर का राजा आपने हमीर देव चौहान था। बाद में 1303 के अंदर हुआ था आपके चित्तौड़। 1303 में हुआ था चित्तौड़ के शासक उस समय रावल रतन सिंह थे, हमने बात कर ली, ये बात हम आगे कर लेंगे। राजा इस समय हमीर देव चौहान थे, ठीक है ना। और उसके बाद में इसने करवा दिया 1308 में सिवाना, 1308 में करवा दिया सिवाना कर लेना, ठीक है ना, सिवाना। बाद में इसने करवाया 1311 जालोर। कानड़ दे चौहान था
और बाद में 1316 के अंदर इसने करवा दिया जैसलमेर। 1316 के अंदर इसने करवा दिया जैसलमेर। ठीक है, तो इस समय अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था रणथंभौर के। यहाँ राजा लिख लीजिए आप, यहाँ तो अमीर देव चौहान थे, अमीर देव चौहान। यहाँ आपके रावल रतन सिंह, यहाँ सिवाड़ा के थे राव सातल देव। जालौर के थे कान्हड़ देव सोनगरा, चौहानों की शाखा है सोनगरा। उस समय राजा कौन थे? कल्ला राय मलोथ। कौन थे? कल्ला राय मलोथ। ठीक है, कल्ला राय मलोथ हो गए आपके। और आक्रमण करने अकबर ने किसको भेजा? आक्रमण करने अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। तो आप लिख लीजिए सिवाना शाखा 1584। ठीक है, ये कल्ला राय मलोथ था। इस समय सिवाना का शासक कौन था? सिवाना का शासक कल्ला राय मलोथ। वर्सेस तो अकबर ही होगा क्योंकि राजा अकबर था, अकबर ने भेजा। तो अकबर ने भेजा किसे? इस उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह को सेना लेकर भेजा। ये हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था ना कि मालदेव के एक पुत्र थे रायमल। रायमल को सिवाना वाला भाग दिया था, सिवाना, और इस उदय सिंह को दिया था आपके कौन सा? फलोदी दिया था। तो ये है ना कल्ला राय मलोथ है ना, ये कल्ला राय मलोथ, इसका नाम तो है कल्ला राठौड़ इसका नाम है। रायमल का बेटा है ये, इसलिए इसे राय मलोथ कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये उदय सिंह का ये क्या हो गया? भतीजा हो गया। भतीजा हो गया ना, क्योंकि ये उदय सिंह का भाई रायमल का ही बेटा है कल्ला राय मलोथ। ठीक है, तो अपने भतीजे पर ही आक्रमण करने आ गया था। इस प्रकार से ये गुलाम हो गए थे हमारे राजा, जो बड़ी हमारे शर्मनाक बात है कि अपने घर वालों के खिलाफ लड़ने लग गए दूसरों के लिए। अपने घर वाले खुद के रक्त से लड़ाई करने लग गए सिर्फ एक दूसरे पराये आदमी की कहने पर, क्योंकि ये गुलाम हो गए थे। ठीक है, तो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि उदय सिंह जब कल्ला राय मलोथ पर आक्रमण करने जाते हैं, क्यों ये आक्रमण हुआ, क्या कारण था इस आक्रमण के पीछे। ठीक है, और कल्ला राय मलोथ बड़े ही वीरता के साथ इन्होंने युद्ध किया था, और इनके पीछे एक बहुत ही शानदार कहानी है जो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कल्ला राय मलोथ ने किस प्रकार वीरता दिखाई थी। मरने से पहले इन्होंने किस प्रकार मरना है ये सिद्ध कर लिया था। ठीक है, इनके मराशे लिखे गए। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर बड़ी इनकी वीरता के बारे में बताया जाएगा और इस शाखे के बारे में हमें विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम आपका ही है दोस्तों। हमारा काम है आपको अच्छे से अच्छे कॉन्टेक्ट उपलब्ध करवाना और आपकी तैयारी को मजबूत करना। तो हम हमारा काम बड़े ध्यान से और बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो आप भी अपना ध्यान अपने इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाने में सहयोग देते रहिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर।